बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 9 जून 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। जब से रूस और यूक्रेन की जंग स्टार्ट हुई तब से हम क्या बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन की ये जंग अगर बड़ी हुई तो क्या हो जाएगी, नेटो वर्सेस रशिया हो जाएगी। यानी कि यूरो अटलांटिक कंट्रीज़ अगर हम कह लें कि इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। फिर ताकत का मरकज़ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। चाइना एक बड़ी ताकत बनकर नज़र आएगा 2023 में। अगर यूरोप के अंदर जारी ये जंग बड़ी नज़र आई हमें, इतना सादा नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ भी अब इस जंग के अंदर, यूरोप के अंदर जारी इस जंग के अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाने लगे हैं। एक इंडो पैसिफिक कंट्री ने तो ऐलान किया, बहुत बड़ा ऐलान किया इस जंग में इन्वॉल्वमेंट को लेकर, और दूसरे मुल्क के एविडेंस सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रख दूंगा। बहुत ख़तरनाक बात है कि इस यूरोप के अंदर जारी इस जंग के अंदर इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ का इन्वॉल्व होना ये बताता है कि अगर ये जंग बड़ी हुई तो दुनिया का कोई कोना भी इस जंग से महफूज नहीं रहेगा। चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या फिर मिडल ईस्ट हो, हर जगह पर खिचड़ी पक रही है रूस और यूक्रेन की इस जंग को लेकर। इस पर बात करेंगे डिटेल के साथ आज, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं नोवाकखोव्का डैम तबाह होने के बाद जो तबाही फैला रहा है, ये सैलाब का पानी, उस पर बात कर लेते हैं। मनाज़िर आपको नज़र आ रहे होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। 5 हलाकतें यूक्रेन ने रिपोर्ट की हैं और 5000 से ज़्यादा दोनों साइड्स पर, जो निप्रो रिवर है उसकी दोनों साइड्स पर 5000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और 1000 से ज़्यादा ने यहीं पर इन सैलाबज़दा इलाकों के अंदर स्टे करने को तरजीह दी है। शेलिंग जारी है, खरसन रीजन के अंदर शेलिंग जारी है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात रूस और यूक्रेन की जानिब से लगाए जा रहे हैं। ना सिर्फ खरसन रीजन, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रशिया का एक शहर है वेरोनिश जो शहर है रशिया का, यहाँ पर ड्रोन हमला हुआ। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ड्रोन बड़े सुकून के साथ उड़ता उड़ता पहुंच रहा है वेरोनिश सिटी रशिया के अंदर। ये बॉर्डरिंग रीजन्स से थोड़ा परे है, आपको नक्शे के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि बॉर्डरिंग रीजन्स तो बिलगोरोद रीजन, ब्रियांस्क रीजन, कुर्स्क रीजन है, उनसे काफ़ी परे ये रशिया का शहर है, जहां पर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हिट किया यूक्रेन के इस ड्रोन ने। लेकिन यूक्रेन जाहिर है उसने इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि इस ड्रोन हमले को छोड़ दो, पहले हम तुम्हें ये बताते हैं कि नोवाकखोव्का डैम को किसने तबाह किया। यूक्रेन ने कहा कि हमने एक कॉल इंटरसेप्ट की है। रशिया के फौजी आपस में बातें कर रहे थे और एक फौजी ने दूसरे फौजी को कहा कि ये हमने किया है, ये रूस ने किया है, ये रूस की फोर्सेस ने किया है, और मकसद था यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकना। मकसद था यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के अवाम के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर देना, एक दहशत क्रिएट कर देना। तो यूक्रेन ने इस कॉल की डिटेल्स जारी करते हुए कहा कि लो जी, कॉल हमने पकड़ ली रशिया के फौजियों की, और अब साबित हो गया कि ये हमला जो डैम के ऊपर हमला था वो रशिया ने किया। बहुत बड़ा सबूत यूक्रेन की जानिब से पेश किया गया, जिसके बाद यूक्रेन के सदर के इत्तेहादियों की लाइन लग गई। यूरोप की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई, जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि यूक्रेन बिल्कुल सच बोल रहा है। यूक्रेन ने इस डैम को तबाह नहीं किया, बल्कि रशिया था इस डैम की तबाही के पीछे। अमेरिका ने भी कहा है कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस हमें मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं रशिया का हाथ है। लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा कि पूरे पक्के सबूत हमारे पास ऐसे नहीं हैं, ना ही इस तरह के इमेजेस हैं कि हम आपको सबूत दिखाकर बता सकें कि इस हमले के पीछे हम क्लियरली नहीं कह सकते कि रशिया है। लेकिन यूक्रेन ने खैर बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल पकड़ ली, तो यूक्रेन जो कह रहा है वो सच है। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक क्लाइमेट समिट से खिताब करते हुए, जहां पर ग्रीटा थनबर्ग जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ये जो नौजवान खातून है ग्रीटा थनबर्ग, ये यूरोप की लड़की है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये क्लाइमेट को लेकर, तो इसने भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का खिताब सुनने के बाद कहा कि रशिया जिम्मेदार है ये जो कुछ इन्वायरमेंट के साथ हो रहा है यूरोप के अंदर, यूक्रेन के अंदर, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो रशिया पर आयद होती है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यही खिताब किया इस समिट से, और फिर कहा कि तमाम कंट्रीज़ को चाहिए कि वो यूक्रेन को भर भर कर मदद इमदाद भेजें। जंग तो रह गई एक तरफ, पहले इससे निपटने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मदद दरकार होगी, तो आगे बढ़ें
और मदद करें। आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से 170 मिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान, स्पेसिफिकली इस डैम के बाद होने वाली तबाहकारियों और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 170 मिलियन डॉलर्स दिया गया यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से। लेकिन अब एक और मुल्क सामने आया है, जापान जो है इंडो पैसिफिक कंट्री, उसकी जानिब से 5 मिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान किया गया सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए। चलें खैर, ये हजम होने वाली बात है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन एड की जहाँ तक बात है तो फिर जापान ने अगर दे दिए यूक्रेन को पैसे तो फिर इसमें कोई इतना ज़्यादा फिक्र करने की या फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि जापान की जानिब से 100 से ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने पर गौर किया जा रहा है और आने वाले दिनों में यूक्रेन को ये आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज भी ट्वीट की और जापान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि जापान यूक्रेन को अब ह्यूमैनिटेरियन एड से बढ़कर असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद प्रोवाइड करने वाला है। रशिया ने खैर जापान के एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज किया और उन्हें कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड तक तो ठीक है। इंडो पैसिफिक कंट्रीज उठकर आकर अब यूक्रेन के इतने ज़्यादा दोस्त कैसे बन गए कि आप 100 से ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड करने वाले हैं यूक्रेन को। अब ये दोस्ती, इसकी वजह क्या है? जापान इतना ज़्यादा फिक्र क्यों करने लगा है यूक्रेन की? ये बात बताई ऋषि सुनक और जो बाइडन की कल मुलाकात हुई। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था, ओवल ऑफिस के अंदर ऋषि सुनक और जो बाइडन ने मुलाकात की। फिर इन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके दौरान ऋषि सुनक और जो बाइडन ने क्या गुफ्तगू की रशिया के हवाले से, रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से, और इससे भी बढ़कर रशिया यूक्रेन जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए यूरोप से हटकर जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं उनके हवाले से क्या तारीफी अल्फाज इस्तेमाल किए ऋषि सुनक और जो बाइडन ने। ये सुनी, उसके बाद बात करते हैं। We also view security as indivisible between the Euro-Atlantic region and the Pacific. That's why the AUKUS partnership is so important. That's why we're strengthening our engagement and alliances in that region too, so that the US can count on the UK as a partner and an ally, sharing the burden, but also working together in every sphere that it matters. And on your latter question, I agree with what the President said. It's about deterrence. President Putin will be thinking that he can wait us out, that the alliance will tire, will get fatigued, and will give up. Now, that is not the case. And the more we can put in place support for Ukraine, not just in the here and now, but support that will last for a time and for years to come, I think it sends a strong signal to him that there is no point trying to wait us out. We're not going anywhere. We will be here for as long as it takes. And hopefully that will speed up the calculation in his mind that he should withdraw his forces and stop what is an illegal and unprovoked act of aggression. Also, if you don't mind my making an addendum, I'd point out that not only do we have Europe responding, I spent a lot of time in Japan. The Japanese have stepped up. They've stepped up in terms of their budget. They've stepped up in terms of their involvement. They've stepped up in terms of the support for Ukraine, realizing that a glaring invasion with no pretext of anything other than conquering land occurring in the 21st century is a danger not only in Europe but everywhere in the world. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। अमेरिका के सदर जो बाइडन बहुत ज़्यादा खुशी से बता रहे थे कि मैं भूल गया जापान का। मैं आपको बता दूं कि जापान भी अब उठकर आ गया है यूक्रेन की मदद इमदाद, जो मिलिट्री एड है उसको जापान कंसीडर कर रहा है। उसकी वजह जो बाइडन ने ये बताई कि जापान जैसे ममालिक अब ये देख रहे हैं कि ये उठकर आना और किसी भी मुल्क के किसी भी इलाके पर कब्ज़ा कर लेना ये सिर्फ यूरोप का इशू नहीं है बल्कि इंडो पैसिफिक का भी इशू है। और चाइना की तरफ उनका बगैर नाम लिए इशारा था, जिसके साथ मैं आपको बता दूं कि अभी गुज़िश्ता दिनों एक तो शंग्रीला डायलॉग था, वहाँ पर जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नेटो लाइक अलायंस जो है इंडो पैसिफिक के अंदर उससे बाज रहा जाए। अमेरिका को मुखातिब करते हुए चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंडो पैसिफिक के अंदर नेटो जैसे अलायंस से बाज रहा जाए। बहुत ज़्यादा टेंशन्स आजकल इंडो पैसिफिक के अंदर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर मैं आपको बात बताऊं,
तो ये जो आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं ये थी एयर ड्रिल्स चाइना और रशिया की। ये तैयारे चाइना और रशिया के इन्होंने उड़ान भरी और जो पैसिफिक है, वेस्टर्न पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, वहाँ पर इनकी ये एयर ड्रिल्स चल रही थी। तो जापान और साउथ कोरिया ये समझे जब इनकी एयर स्पेस के करीब आए, ये तैयारे चाइना और रशिया के इनके एयर स्पेस के करीब आए तो इन्होंने अपने तैयारों को एक्टिवेट कर दिया। बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई, इनके पसीने छूट गए साउथ कोरिया और जापान के। फिर इन्होंने रशिया के एम्बेसडर को बुलाकर एहतजाज किया कि ये क्या हमें तुम आकर डरा रहे हो, पहले बता तो दो कि तुम हमारे एयर स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे। एयर स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, चाइना और रशिया के तैयारे एयर स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन ये पहले ही घबरा गए क्योंकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं इन दिनों। ताइवान स्टेट की बात करें या फिर इंडो पैसिफिक की बात करें, आज का मैं आपको बता दूं कि 30 से ज़्यादा चाइना के लड़ाका तैयारे उन्होंने ताइवान के एयर स्पेस के करीब से वो गुजरे हैं। यहाँ पर भी वही मामला है कि ताइवान के एयर स्पेस के अंदर दाखिल नहीं हुए। वैसे तो ताइवान का कोई एयर स्पेस नहीं है, ताइवान चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक सूबा है, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी ताइवान जो है उन्होंने अपना एक एयर स्पेस भी बना रखा है। खैर, चाइना के 30 लड़ाका तैयारे ताइवान के इस एयर स्पेस के करीब से गुजरे तो फिर ताइवान भी इसी तरह की चीखें मार रहा है। आज जिस तरह जापान और साउथ कोरिया गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से ये चीखों पुकार जो है वो जापान और साउथ कोरिया की जानिब से ये चीखें मारी जा रही थी कि इस तरह की हरकतें बंद की जाएं। चलेंगे तो इंडो पैसिफिक का मामला है और चाइना ने यही कहा है कि अमेरिका को मुखातिब करते हुए कि इंडो पैसिफिक का अमन ख़राब ना करें, ताइवान को हल्लाशेरी देकर, और इंडो पैसिफिक के अंदर नेटो लाइक अलायंस बनाने की कोशिश ना करें। अब इशारा कहाँ था ये आपको नज़र आ रहा होगा। ऑकस का जो ग्रुप है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली एक इनकी डील भी हुई, इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी हैं ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा क्वाड का भी एक ग्रुप है, फिर नेटो प्लस का भी एक ग्रुप है। जो भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के कहीं ना कहीं जाकर इत्तेहादी हैं, किसी न किसी ग्रुप के अंदर, किसी न किसी अलायंस के अंदर उनका हिस्सा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया होगा, फिलीपींस के साथ भी अमेरिका बहुत ज़्यादा पींगें बढ़ा रहा है। तो इस जानिब इशारा था चाइना का कि यहाँ पर आकर इस तरह के जत्थे क्रिएट ना करो कि इंडो पैसिफिक का अमन ख़राब हो। इंडो पैसिफिक का मामला चाइना और दीगर कंट्रीज़ का अपना मामला है, चाहे साउथ चाइना सी का तनाज़ा हो या फिर ताइवान का मामला हो। चाइना कहता है कि हमारा इंटरनल मैटर है और हम आपस में जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, वो आपस में सॉल्व कर लेंगे। अमेरिका यहाँ पर आकर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश ना करे। चाइना की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज अमेरिका को दिया गया था। अब चाइना ये कहता है कि ये जो इंडो पैसिफिक है ये हमारा, इसके तनाज़ात हमारे, यूरोप जाने, तुम जानो, यूरोपियन कंट्रीज़ जो यूरो अटलांटिक कंट्रीज़ हैं वो जाने, हम जो हैं वहाँ पर अमन का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये वीडियो जारी की गई है, अमरीकी जरीदे हैं, यूरोपियन मीडिया है जिन्होंने वीडियो जारी करते हुए, इसको कोट करते हुए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, चेचन सरबराह हैं, रमज़ान कदरोफ उनके फाइटर्स हैं, उनकी व्हीकल्स हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि मेरे पास अच्छी व्हीकल्स हैं, मेरे पास अच्छा असलहा है, मेरे पास 70,000 से ज़्यादा अच्छे फ़ौजी हैं, तो मुझे अगर बेलगरोद रीजन की सिक्योरिटी देते हैं व्लादिमीर पुतिन तो फिर मैं शौक से जाऊंगा बेलगरोद रीजन को डिफेंड करने। तो इस वीडियो के अंदर से पकड़ा क्या, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकी मीडिया ने ये पकड़ा कि इसमें जो व्हीकल्स खड़ी हुई हैं उनमें कोई 6-7 व्हीकल्स चाइना की टाइगर्स हैं। टाइगर जो चाइना की आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए अमेरिकी मीडिया और यूरोपियन मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि चलो जापान तो यूक्रेन को मिलिट्री एड अब प्रोवाइड करने लगा है, लेकिन चाइना बताए कि ये गाड़ियाँ, ये टाइगर्स कहाँ से आए। चेचन सरबराह रमज़ान कदरोफ के पास अब जापान तो प्रोवाइड कर रहा है 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ। अब ये 6 गाड़ियाँ यहाँ पर पॉइंट आउट करके चाइना से सवाल किया जा रहा है कि आप भी इस जंग में इन्वॉल्व तो हैं, और ये सबूत हमें नज़र आ गए चेचन सरबराह रमज़ान कदरोफ की इस वीडियो से कि आपकी टाइगर्स जो गाड़ियां हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो यहाँ पर रमज़ान कदरोफ के पास क्या कर रही हैं। और अब ये व्हीकल्स जा रही हैं
मैदान जंग के अंदर यूक्रेन के खिलाफ जाहिर है चेचन्स को एक नया टास्क रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दिया गया है कि आप बखमुत का कंट्रोल भी संभालेंगे और हो सकता है कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर बिलगोरोद रीजन के अंदर भी चेचन्स हमें इसी असलहे के साथ नज़र आए जिस असलहे पर इतराज़ उठा रहे हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज चाइना की जानिब से जो फ़लस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास, उन्हें भी बुलाया गया है और वो बहुत जल्द दौरा करने वाले हैं चाइना का। चाइना मिडल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवाने के बाद, इनका मुआहदा करवाने के बाद जिस तरह से मिडल ईस्ट से अमेरिका का जो असर व रसूख है वो ख़त्म हो रहा है, इसी तरह अब चाइना ने फ़लस्तीन के तनाज़े के हल के लिए महमूद अब्बास को बुलाया है। तो यहाँ पर भी पॉइंट आउट कर रहा है मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया के यहाँ पर भी चाइना की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो फिर इंडो पैसिफिक के अंदर अगर अमेरिका अलायंस बना रहा है या फिर वहाँ पर अपनी दोस्तियाँ बढ़ा रहा है तो इसमें क्यों चाइना को इतराज़ है? चाइना को इतराज़ नहीं होना चाहिए, जो कि हर जगह हर उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर अमेरिका अपने पंजे गाड़ कर बैठा हुआ था। अब चाइना वो पंजे उखाड़ उखाड़ कर अमेरिका को घर वापस भेज रहा है और वहाँ पर चाइना जो है उसकी डोमिनेंस साफ साफ नज़र आ रही है। और अब चाइना ने रुख कर लिया है पैलेस्टाइन के तनाज़े का और दुआ करें कि ये तनाज़ा भी उसी तरह से हल हो जाए और कोई एग्रीमेंट हो जाए जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान का तनाज़ा चाइना की सालिसी में हल हुआ। खैर, इस जानिब पॉइंट आउट करते हुए यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया, जो यूरोपियन ताकतें हैं, मगरबी ताकतें हैं, वो कह रही हैं कि देख लो तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट भी पूरी है, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, वहाँ पर भी तुम्हारा असलहा हमें नज़र आ गया। तो इंडो पैसिफिक के अंदर ये जो अलायंसेस हैं या फिर अगर इंडो पैसिफिक कंट्री यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहा है तो इस पर तुम्हारा कोई एतराज़ नहीं बनता। ना सिर्फ चाइना बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरह की मुलाकातें कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सोची के अंदर मुलाकात हुई अलेक्जेंडर लुकाशेंको से, बेलारूस के सरबराह से, और यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 7-8 जुलाई को, 6-7 जुलाई या 7-8 जुलाई को जो है जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं रशिया के, वो बेलारूस के अंदर फाइनली डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। यहाँ पर सोची के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने निकोल पशिन्यान जो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म हैं उनसे भी मुलाकात की है, क्योंकि आपको मालूम है कि निकोल पशिन्यान आजकल नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा हो या फिर दीगर जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। और निकोल पशिन्यान जो व्लादिमीर पुतिन का रूस का जो डिफेंसिव अलायंस है CSTO, उससे भी निकलने की धमकी निकोल पशिन्यान की जानिब से लगाई जा चुकी है कि मैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूंगा अगर व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान को नगोर्नो कराबाख के तनाज़े पर सख्त जवाब ना दिया। तो निकोल पशिन्यान से भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मुलाकात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी मुलाकात कर रहे हैं, और जो भी एक्स सोवियत स्टेट्स हैं उन्हें काबू में रखने के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस तरह की मुलाकातें की जा रही हैं। तो फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी चाइना और रशिया को मैसेज देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जो कुछ इंडो पैसिफिक के अंदर हुआ, पहले तैयारों का आमना सामना हुआ, फिर बैटलशिप्स का आमना सामना हुआ, फिर जापान और साउथ कोरिया ने चाइना और रशिया की एयर ड्रिल्स पर एतराज़ उठाया। तो तारीख की सबसे बड़ी एयर ड्रिल्स का आगाज़ होगा इसी महीने 11-12 तारीख को। जर्मनी होस्ट कर रहा है नेटो की ये सबसे बड़ी एयर ड्रिल्स, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 1000 से ज़्यादा अहलकार हैं, 250 से ज़्यादा फाइटर जेट्स इन एयर ड्रिल्स के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। 100 जो फाइटर जेट्स हैं वो तो खाली अमेरिका के होंगे, बाकी 150 जो हैं वो बाकी नेटो कंट्रीज़ के लड़ाका तैयारे होंगे, जो कि मैसेज क्या देंगे ये बताएंगे कि नेटो की रेड लाइन क्या है। इन एयर ड्रिल्स का मकसद जो है डिफेंस 2023 का मकसद है कि नेटो की रेड लाइन बताना। रशिया और चाइना को नेटो की रेड लाइन, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेटो की रेड लाइन है नेटो टेरिटरी, 1 इंच भी नेटो टेरिटरी की खिलाफ वर्जी अगर हुई तो ये ताकत का मुजाहरा इसलिए किया जा रहा है ताकि चाइना और रशिया जैसे ममालिक को हम मैसेज दे दें कि सिंगल इंच की भी खिलाफ वर्जी करने की गलती ना करना, चाहे नेटो हो या फिर वहाँ पर जो नेटो प्लस ऑकस और क्वाड जैसे कंट्रीज़ जो अलायंस मैंने आपको बताया, नेटो लाइक अलायंस जिनका जिक्र
चाइना कर रहा था। तो ये मैसेज अब दिया जाएगा नेटो ममालिक की जानिब से एक बहुत बड़े पावर शो की शक्ल में। ना सिर्फ ये बल्कि पेंटागन की जानिब से अनाउंस किया गया है कि वो यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाले हैं $2 बिलियन की मजीद मदद इमदाद, $2 बिलियन की। यानी कि अगर मैं याद करने बैठूं तो ये कोई $100 बिलियन से ज़्यादा की मदद इमदाद है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की जा चुकी है। और इसमें सर फहरिस्त है अमेरिका। अमेरिका ने तो जैसे ज़िद लगा ली है रूस से भी और चाइना से भी, क्योंकि अब बढ़ती हुई जो ताकत है चाइना और रशिया की, रशिया अब मानने को तैयार नहीं कि ताकत का एक मरकज़ है रशिया, जो अमेरिका की पैरवी है जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ कर रहे हैं वो पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। चाइना तो खैर डिज़र्व भी करता है, जितना इकोनॉमिक जायंट चाइना बन चुका है, जितना ज़्यादा ताकतवर चाइना बन चुका है, तो इस तरह के अलायंस चाइना को एक्सपेक्ट करने चाहिए। अमेरिका इस तरह के रोड़े चाइना के रास्ते में भी अटकाता रहेगा। और अब ये जो पावर शो का अनाउंस किया गया है, जिस तरह की बड़ी बड़ी मदद इमदाद का ऐलान अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है, अमेरिका के इत्तेहादियों की जानिब से किया जा रहा है, बेल्जियम की जानिब से मैं आपको बता दूं $35 मिलियन की मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया गया है। जो ऋषि सुनक और जो बाइडन की मुलाकात हुई उसमें भी ऋषि सुनक और जो बाइडन ने यही मैसेज दिया कि अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ये सोच रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद इमदाद से थक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ यूक्रेन के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि इस मुलाकात में भी तैयार किया गया, जो कि नेटो के समिट के दौरान 11 और 12 जुलाई को यूक्रेन को एक्सपेक्टेडली सबसे बड़ा तोहफा उसके इत्तेहादियों की जानिब से, उसके दोस्तों की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से दिया जा सकता है। जो कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि नेटो ममालिक गौर कर रहे हैं कि नेटो के ट्रूप्स यूक्रेन की सरजमीन पर उतर कर यूक्रेन का दिफा करेंगे रूस के ख़िलाफ़। और F-16 लड़ाका तैयारे भी बिल्कुल तैयार हैं। और जिस तरह का माहौल ही मैंने आपको बता दिया कि ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि इंडो पैसिफिक के अंदर भी, मिडल ईस्ट के अंदर भी ये जो फ़लस्तीन का तनाज़े आज चाइना ने टेकअप किया है, तो अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको बड़ी जंग का एक माहौल इंडो पैसिफिक के अंदर बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। यूरोप के अंदर तो ऑलरेडी बना हुआ है, मिडल ईस्ट के अंदर भी ईरान हो और इजराइल हो वो तैयार बैठे हुए हैं। फिर ईरान के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे अफ़गानिस्तान हो या फिर अज़रबैजान हो, इनके दरमियान भी गर्मा गर्मी अंदर खाने चल रही है। तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर ये जंग, रूस और यूक्रेन की जंग ना रुकी, जिसके चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, सारे सालस फ्लॉप हो चुके हैं, तो अगर ये जंग ना रुकी और बड़ी हो गई तो ये नेटो वर्सेस रशिया से बहुत बड़ी जंग होगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।